Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back again. Today our lecture that this is the fourth week. ये हमारा fourth week है, if you remember. So let me go through the things that we have done already. हमने first of all जो है वो properties of steel और उसकी जो material properties and behavioral properties हमने उसकी discuss की. What stress strain curve discuss किया. Then we discussed the structural steel shapes, and in the last lecture we discussed about the design philosophies. We discussed in detail almost. तो इंशाल्लाह ताला आज हम बात जो करेंगे, तो हम जो हमारा जो कोर्स का जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है कि हमारा कोर्स हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को डिजाइन एंड एनालाइज करना लर्न करेंगे. देन ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब आपको किसी एलिमेंट की डिजाइन एनालिसिस आ जाती है देन द कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है. सो we will discuss the members. Those can be tension, compression, flexure members. हम उसको individually analyze और उसकी designing करेंगे इंशाल्लाह ताला. And then we will in last I will try we will try to design and analyze and compose a total structure that containing all the members, जिसमें सारे members exist करते हो. ठीक है. सारे members से मुराद है कि टेंशन मेंबर भी हो, कंप्रेशन मेंबर्स भी हो, फ्लेक्चर भी हो, बीम कॉलम भी हो. सो पहले हम इस चीज को जब कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लास्ट में एक प्रॉपर एक टोटल स्ट्रक्चर को डिजाइन एनालाइज करेंगे. दैट विल बी easy to understand if we have the knowledge of if we have the basic understanding and knowledge of the individual member designing and analysis. So the word tension members you already know that कि हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमने इस चीज को ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि टेंशन मेंबर्स से मुराद क्या है. द मेंबर हमने ट्रस की एनालिसिस की है. देयर वर कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर. आइदर कंप्रेशन और टेंशन ट्रस में होती है, आपको पता है. तो टेंशन मेंबर मींस the members, they are structural elements, those are subjected to axial tensile forces. What is that? Axial tensile forces. So axial tensile forces, I don't think I need to discuss about the axial tension and these axial forces. Axial forces we know that कि वो forces जो centroid पे act कर रही हो, okay, and those do act at the central axis of the element. Okay, so they are used in various structures. आपने देखा है कि ट्रस मेंबर्स में मैंने आपको पहले बता दिया. बिल्डिंग ब्रेसिंग में इवन जो आजकल जो स्ट्रक्चरल स्टील में जो है जो हमारी जो रूफ्स हैं वो भी हम जो है वो हैंगिंग रूफ्स जो होती हैं हमारी, फ्लाइंग रूफ्स जो होती हैं वो भी उसी से ब्रेस होती हैं. केबल स्ट्रेट ब्रिज हमने आपको अगर याद हो कि हमने जब केबल एनालिसिस का जब लेक्चर किया था तो उसमें जब हमने एनालिसिस की थी तो देयर वर आल्सो टेंशन और कंप्रेशन टेंशन मेंबर्स वहां पर भी थे. तो केबल्स एंड सस्पेंडेड रूफ सिस्टम रूफिंग में भी हमारी केबल्स यूज होती हैं. तो केबल स्ट्रेट ब्रिजेस में तो टेंशन मेंबर्स हैज अ वैरायटी ऑफ यूजेस in the structures. Okay, so बात ये है कि हम कोई भी क्रॉस सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की जो उसका जो लेकिन जो हमारी जो एक्सियल मेंबर है या टेंशन मेंबर है उसका जो उसकी जो स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है. आपको पता है कि इफ दिस इज द मेंबर से, तो ये जो लोड इसके ऊपर दोनों के ऊपर लग रहा है, we know that this is the axial tension. I'm drawing it roughly. So the strength would depend upon this area, this cross sectional area. Okay, I'm trying to highlight this thing. Okay, so this cross sectional area, the strength of the any tension member or any axial member, it depends upon the cross sectional area over which the load is being applied. Okay, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल स्टील में हमारे पास जो केस है वो ये है कि हम यहाँ पे डिफरेंट जो है वो अपने स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स हैं वो यूज करते हैं. आप यू हैव ऑलरेडी नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स. लेकिन यहाँ पर जो हमारी कॉमन बिल्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, डबल एंगल सेक्शन है और दूसरे जो अधिक जो टिपिकल सेक्शंस है वो हम यूज करते हैं. दीज आर द
सेक्शंस दैट वी यूज फॉर द टेंशन मेंबर या टेंसाइल फोर्सेस के लिए जो उसको कैटर करने के लिए हम ये वाले जो हमारे शेप्स है वो यूज करते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन देखें शेप्स की, डबल एंगल बैक टू बैक जो है ना, वो हमारे जो अनइक्वल लेग एंगल्स हैं यहाँ पे, तो ये डबल एंगल शेप जो है इट इज वेरी फेमसली यूज्ड इन द टेंशन मेंबर। तो अगर आप देखें कि आपके जो रेलवे स्टेशन है हमारे पाकिस्तान की, इफ यू गो ओवर देयर, तो उसमें हमारे ये डबल एंगल से जो आपका जो शेप है या डबल एंगल जो ये टेंशन मेंबर है, आपको यू कैन ऑब्जर्व ओवर देयर। तो दिस इज वेरी जनरल कॉम्बिनेशन जो एज अ टेंशन मेंबर यूज होती है। अदर सेक्शंस भी यूज होते हैं, जिस तरह ये हमारा जो है वो प्लेट गेडर है, और ये हमारी बार है, सर्कुलर रॉड्स हैं, ये भी यूज होती है, प्लेट्स हैं वो भी यूज होती हैं, सिंगल एंगल भी यूज होता है, डब्ल्यू शेप भी यूज होता है, चैनल भी यूज होता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आई माई सेल्फ हैव ऑब्जर्व्ड इन प्लेस ऑफ टेंशन मेंबर्स, जहाँ पे ये जो डबल एंगल है, बैक टू बैक एंगल्स हैं, वो यूज होते हैं। सो द कंसर्न कि हम शेप तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो उसकी जो इस टेंशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए, या किसी भी टेंसाइल जो हमारी जो टेंसाइल एक्सियल फोर्सेस हैं उनको जो है वो कैटल करने के लिए, वी शुड बी नोइंग द मैकेनिक्स के हाउ दैट इज वर्किंग। ठीक है, तो वी नो दैट कि स्ट्रेस किसी भी एक्सियली लोडेड मेंबर में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये जो हमारी इक्वेशन है P ओवर A, ये मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है, और A दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, which area that is normal to the load. It means if this is the column or any structural element, this load is acting on this stuff, on this thing, then area कौन सा, area that is normal, ये normal है। ओके, ये देखें ये normal है, और perpendicular, this is normal or perpendicular 90 degrees है। ओके, that will be divided by this load, and you will get the stress or strength of the that particular element, structure element or section। okay, तो ये जो स्ट्रेस है हमें एग्जैक्ट जो है ना वैल्यू प्रोवाइड करती है, जो एरिया हमारा अंडर कंसिडरेशन है या नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें देखें, ये अगर स्टेटमेंट आप अगर देखें कि अगर ये कहता है कि अनलेस प्रोवाइडेड के जो क्रॉस सेक्शन अंडर कंसिडरेशन है वो एडजेसेंट नहीं है टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, इट मींस के अगर दूसरा कोई सेक्शन है इससे कनेक्टेड है इस तरह से, तो ऑफ कोर्स इस पे भी स्ट्रेस जाएगी। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको स्ट्रेस की इस इक्वेशन से नहीं मिलेगी। इस इक्वेशन से जो आपको स्ट्रेस की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी फॉर दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन, फॉर दिस पार्ट ऑफ द एलिमेंट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब स्ट्रक्चर का जो ये एलिमेंट है उसके लिए मिलेगी। इस एलिमेंट के लिए आपको एग्जैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू इस इक्वेशन से नहीं मिल सकती। ये जो स्टेटमेंट है, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डिफाइन दिस स्टेटमेंट। ओके, तो हमारा अगर फॉर एग्जांपल हमारे मेंबर्स जो है वो नॉन प्रिज्मेटिक हैं, आई नो कि आप, आई होप कि यू नो अबाउट द प्रिज्मेटिक। इफ फॉर एग्जांपल दिस बीम इज अ prismatic beam and this beam is not a prismatic beam. Why it is not a prismatic beam? Because its depth is varying. Okay, इस बीम की डेप्थ यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, so it is a non prismatic beam. So जो आपको पता है कि स्ट्रेसेस अगर as compared to this beam, इसमें तो जो है अगर स्ट्रेस है या एक्सियल स्ट्रेस, if I talk about the axial stress about this structural element, ये अगर कोई structural element है तो that will be uniform throughout the length. लेकिन अगर यहाँ पे ये सेक्शन हमारा वेरी कर रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलग से फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट विल, दिस इक्वेशन विल नॉट सर्व यू, ये इक्वेशन आपको सर्व नहीं करेगी। ओके, सो एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज हमारे स्ट्रक्चरल स्टील में हमारे जो नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स हैं, दोज आर वेरी रेयर केसेस, उसमें नहीं होते। आपको पता है हम स्टैंडर्ड शेप्स सिलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड शेप्स की वही डायमेंशन होती है थ्रू आउट द लेंथ, तो उसमें कोई भी जो वेरिएशन है क्रॉस सेक्शन में वो नहीं होती। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ये बात बताना भी जरूरी थी। ओके, देन आप अगर देखें कि ये एक आपकी फिगर है। ओके, इस फिगर में जस्ट ट्राइंग टू मेक इट क्लियर कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द स्ट्रेसेस विल बी क्रिटिकल एंड वेयर द स्ट्रेसेस
we should not worry which zones are the critical for stresses and which zones are not critical. कौन सा वो पार्ट है मेंबर का जहां पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए और कौन सा है जहां पर परेशान होना चाहिए. आपको पता है कि जो एक्सियल हमारे जो एक्सियली लोडेड मेंबर्स हैं या एक्सियल फोर्सेस जो जिन मेंबर्स पर एक्ट कर रही हैं, आई विल कॉल इट टेंशन मेंबर. हमारे टेंशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ है दैट टोटली इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया. जितना उसका एरिया होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. कैसे? आपको पता है कि F into A, okay, and this is P. F is what the stress. ये जो लोड की वैल्यू है, जितना एरिया बढ़ेगा उसकी लोड की वैल्यू बढ़ेगी. इन अदर वर्ड्स ये उसकी स्ट्रेंथ है या स्ट्रेस है, वॉट एवर यू कॉल इट. जितना एरिया बढ़ेगा आपकी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी. ठीक है, इस लोड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अगर आप यहाँ इस सेक्शन में देखें कि ये गसेट प्लेट है जो कि एक हमारी जो बार है 8/2 इंच. आपको पता है जब आपकी विड्थ प्लेट की 8 इंच हो तो वी विल कॉल इट बार. अगर विड्थ 8 इंच से ज्यादा हो तो वो प्लेट बन जाएगी. सो आपको लग तो ये रहा है कि ये प्लेट है, लेकिन आई एम कॉलिंग इट बार बिकॉज वी नो अबाउट द स्पेसिफिकेशंस. जो हमारी जो लिमिट्स, जो हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज का जो रूल हमने पढ़ा कि अगर 8 इंच से ज्यादा जब उसकी विड्थ होगी देन वी विल कॉल इट प्लेट. लेकिन ये बार है. बार मतलब आपको पहले भी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो. बार की जो लिमिटेशन है वो ये है, 8 इंच विड्थ की लिमिटेशन है. दो सेक्शन हमने कट किए हैं. एक सेक्शन हमने ये वाला सेक्शन कट किया है, सेक्शन AA. ओके, इस सेक्शन की जो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सेक्शन ड्रॉ किया है. दिस इज 8 इंच वाइड प्लेट. ठीक है, एंड 1/2 इंच थिक. यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 इंच थिक. इसका जो यहाँ पर इस पोर्शन पे जो है आपको पता है कि सेक्शन का एरिया ज्यादा है. ठीक है, कितना है? ज्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है. मतलब टोटल कोई डिडक्शन नहीं हो रही एरिया में. देखिए एरिया जिस तरह है ज्यादा है. लेकिन इफ यू लुक एट द सेक्शन BB, अगर आप सेक्शन BB पे देखें तो यहाँ पर आपको दो बोल्ट्स, क्योंकि दिस इज द गसेट प्लेट और ये जो हमारी प्लेट है इस गसेट प्लेट से कनेक्टेड है. ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये बोल्ट्स हैं. ऑफ कोर्स बोल्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस मेंबर में होल्स करने पड़ेंगे. ये जो हमारा जो मेंबर है, बार जो है हमारी, इसमें आपको होल्स करने पड़ेंगे. इन होल्स की वजह से क्या होगा कि एरिया रिड्यूस होगा. क्या होगा? एरिया. ये देखिए यहाँ पे ये होल्स है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे होल्स करके आप इनको बोल्ट्स को फिक्स किया गया है. ये होल डायमीटर 7/8 इंच है. ये 7/8 इंच के जो है वो यहाँ पे डायमेंशन दिखा रहा है. वो ये होल्स बनाए हमने किसके लिए? हमारी जो है वो एंकरेज के लिए, बोल्ट्स के लिए किए हैं. मुख्तलिफ किस्म से एंकरेज हो सकती है, अभी हम बात नहीं करते उसकी, लेकिन होल्स किए हमने. ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन BB में आप देखें द एरिया इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि एक ही सेक्शन है उसमें दो एरियाज आ गए. ऑफ कोर्स ये इस एरिया को जहां पर कोई डिडक्शन नहीं हो रही, दैट इज व्हाट? दैट इज आवर ग्रॉस एरिया. इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एरिया कहते हैं. और जहां पर हमारी डिडक्शन हो रही है या रिडक्शन हो रही है वी कॉल इट नेट एरिया. हम उसको क्या कहते हैं? नेट एरिया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग कि ये हमारा जो आफ्टर रिडक्शन है वो हमारा वो नेट एरिया बन जाता है. इससे पहले जो हमारा टोटल एरिया जो है वो अदर पार्ट ऑफ द सेक्शन में जो है वो क्या है? ग्रॉस एरिया है. ठीक है, सो लेट्स मेक सम कैलकुलेशंस. अगर आप देखें यहाँ पे कि जो हमारा जो नेट एरिया है, हमारा जो नेट एरिया है वो है, सॉरी, हमारा जो ग्रॉस एरिया है सेक्शन A का 1/2 इंच इंटू 8. आपने एरिया जब उसको कैलकुलेट किया तो वो कितना बन गया? 4 इंच स्क्वायर. ठीक है, लेकिन जो आपका अदर सेक्शन BB है उसके लिए एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस एरिया में से आप क्या करेंगे कि 2 होल्स है ना, 2 होल्स, और उनकी जो होल्स की जो थिकनेस है वो कितनी है? सॉरी, प्लेट की जो थिकनेस है वो 1/2 इंच है, 7/8 इंच उसका डाया है. इन अदर वर्ड्स, मैं जरा इसको यहाँ पे डायग्राम में और आपको क्लियर कर देता हूँ. देखें कि दिस इज लाइक द एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, दिस इज लाइक द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, कितना है हमारा ये? हमारी जो रिडक्शन हो रही है इसमें वो रिडक्शन क्या है? ये वाली रिडक्शन है. ओके,
ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, वो कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है 7/8 और इसकी थिकनेस कितनी है सेम 1/2 इंच। ये वाली जो हमारी है वो क्या है, 1/2 इंच थिकनेस है सेम। ओके, तो इसका जब हमने एरिया कैलकुलेट किया, इफ यू लुक एट दिस थिंग, कि हमने जब इसका एरिया कैलकुलेट किया, हाउ मच इट कम्स 3.13 इंच स्क्वायर, यानी ये हमारा नेट एरिया है, दिस इज व्हाट आवर ग्रॉस एरिया। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जिस ये रिड्यूस एरिया है हम इसको क्या कहते हैं, नेट एरिया भी कहते हैं, नेट सेक्शन भी कहते हैं, और अनरिड्यूस एरिया को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरिया कहते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, देखिए हमने जब भी टेंसाइल मेंबर के अगेंस्ट हमने डिजाइनिंग करनी है तो हमने वो क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है जो कि रेजिस्ट करे लोड्स को। ठीक है, तो जो हमारा जो आप देखें कि आपने वो एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरिया हमारे लोड्स को सेफली एंड इकोनॉमिकली रेजिस्ट कर रहा है। तो डिजाइन प्रोसीजर जो है वो आपका आइटरेटिव है, यानी आप पहले एरिया सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन की भी एक टेक्निक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब डिजाइनिंग में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद आप उस एरिया के अगेंस्ट जो है ना वो सारी कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आपका वो लोड के अगेंस्ट सेटिस्फाई होता है तो देन इट्स गुड, अगर नहीं होता तो वी विल अगेन टेक आउट सम अदर वैल्यू एंड देन वी विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो ये आइटरेटिव है, रिपीटेटिव प्रोसीजर है डिजाइनिंग का। इंशाल्लाह जब हम डिजाइनिंग में आएंगे तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेंबर की, ठीक है, कैसे स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेट अस डिस्कस दिस थिंग। हमने पहले भी कर ली है, लेकिन आपको पता है कि अटेंशन मेंबर का फेल्यूर कैसे हो सकता है, दो लिमिट्स हैं उसकी, एक क्या है एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और दूसरी क्या है फ्रैक्चर। एक्सेसिव डिफॉर्मेशन से मींस लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो लोड ऑन द लोड ऑन द लोड ऑन जो हमारी जो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, वो जो किसकी वजह से होती है, वो यील्डिंग के बाद एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होती है। तो लोड जो है ग्रॉस सेक्शन पे हमारा, मतलब जो ग्रॉस एरिया है वो हमारा, जो हमारी यील्ड स्ट्रेस है उस मटेरियल की, तो हम जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल स्टील में भी ग्रेड्स हैं, वो ग्रेड्स हम जब यूज करेंगे उसकी एक अपनी यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है उस मटेरियल की। तो वो जो स्ट्रेस है ग्रॉस एरिया की, वो उस यील्ड स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास उस मटेरियल की मौजूद है। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो मटेरियल A992 है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 56 to 65 है, और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, 80 KSI है। ठीक है, अभी हम आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और फ्रैक्चर को रोकने के लिए आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेस है नेट एरिया पे, क्योंकि देखें आपको पता है कि आपका जो फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर जो है वो नेट एरिया पे होना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि आपका जो फ्रैक्चर है, जब आपकी स्ट्रेसेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा बढ़ेंगी तो वो आपकी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जो एफ यू है कि मटेरियल का, उससे जो स्ट्रेस है वो नेट सेक्शन पे उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों केसेस में आप देखें कि जो हमारी जो स्ट्रेस है ये हमारी फॉर एग्जांपल लिमिटिंग स्ट्रेस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, लिमिटिंग स्ट्रेस है एफ। तो लोड जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस लिमिटिंग स्ट्रेस से एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे अभी मैं इंशाल्लाह ताला इस पे आते हैं, हमारा मटेरियल की हम लिमिटिंग स्ट्रेस लेंगे, यील्डिंग में फ्रैक्चर में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मटेरियल की, उस स्ट्रेंथ को हम जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द लोड, कि लोड हमारा जो हमारा प्रॉपर जो सेक्शन है उस मटेरियल से बना हुआ है वो कितना रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अभी हम आते हैं इंशाल्लाह ताला, कैलकुलेशन भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे इसके ऊपर। तो हमारी के जो नेट सेक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे जो इलोंगेशन है, जो मतलब जो इलोंगेशन है हमारी हमारी ये बात याद रखें, एक बात जरूर याद रखें कि अब आप देखें इसमें हमने यहाँ पे इसको और फर्दर यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि एफ वाई यहाँ पर कर दिया, यानी हमारी जो नॉमिनल यील्ड स्ट्रेंथ है वो मटेरियल की एफ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे सेक्शन की ग्रॉस एरिया से। मटेरियल कोई भी हो सकता है, A992 हो सकता है, A570 हो सकता है। एंड फ्रैक्चर नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है, थ्योरेटिकल या नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है वो फ्रैक्चर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल की जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्टिव एरिया से। अब ये इफेक्टिव एरिया क्या है, इफेक्टिव नेट एरिया
नेट एरिया के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। अभी हम इफेक्टिव नेट एरिया को नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम यहाँ पे जो डिस्कशन है हमारी उसको हम इंशाल्लाह ताला इफेक्टिव नेट एरिया को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम नेट एरिया एंड ग्रॉस एरियाज को उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी चीजें, ठीक है। तो यील्डिंग जो है आपको पता है कि नेट क्रॉस सेक्शन में, जहां पर ये देखिए ना, अब ये बात थोड़ी आपकी समझना जरूरी है कि यील्डिंग जो है हमारी, आपको पता है कि वो यहाँ पे शुरू होगी क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे यील्डिंग शुरू होगी। लेकिन एज कंपेयर टू द होल लेंथ ऑफ द सेक्शन, वो लेंथ ऑफ द सेक्शन में दूसरे ग्रॉस एरिया में ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। आपको पता है कि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन की फॉर्मुलेशन क्या है। स्ट्रेन अगर आपकी जितनी भी वैल्यू है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? लेंथ से, ठीक है। जब लेंथ यहाँ पे ये देखें, ये तो कम लेंथ है, अगर ग्रॉस एरिया की लेंथ देखी जाए तो वो ज्यादा है, तो उसमें डिफॉर्मेशन ग्रॉस एरिया में ज्यादा होगी। यानी इन अदर वर्ड्स इनिशिएट यहाँ से होगी, लेकिन अदर पार्ट ऑफ सेक्शन में हमारी जो डिफॉर्मेशन है ग्रॉस सेक्शन में हमारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नेट सेक्शन, ओके। तो हमारी जो, मतलब आप ये समझें कि हमारा जो मेंबर है वो उसकी जो लिमिट स्टेट है वो इन एक्चुअल वर्ड्स वो क्या है? लार्ज डिफॉर्मेशन है, ठीक है। फर्स्ट यील्ड नहीं है, क्या है? लार्ज डिफॉर्मेशन हमारी जो है वो लिमिट स्टेट है। अब आपको पता है कि हमने जो दो डिजाइन फिलोसफीज हैं वो बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। वो डिटेल से हमने क्या डिस्कस किया? LRFD एंड ASG दो हमारी। लेकिन आप याद रखें आपका जो कोर्स है वो टोटली ASG पे है। LRFD के प्रॉब्लम्स अल्दो LRFD का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। वो कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस, ठीक है। लेकिन आपका जो कोर्स है वी आर लिमिटेड टू ASG, लेकिन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय बोथ अप्रोचेस, LRFD एज वेल एज ASG, ओके। So this is a formulation, we have already discussed it. आप देखें कि आपके पास जो इक्वेशन आ रही थी, आपके पास जो इक्वेशन आ रही थी, ये आपकी यील्ड की इक्वेशन है। आपकी जो ग्रॉस एरिया के लिए यूज होगी यील्डिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और यील्डिंग के लिए हमने पहले डिस्कस किया 0.9 है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन है, LRFD से कैलकुलेट करने की इक्वेशन है। ये 0.75 हमारी किसके लिए होगी? फ्रैक्चर के लिए होगी, ठीक है। और ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ हमें देगा। हम क्या करेंगे? सेक्शन को, स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करेंगे अपने टेंशन मेंबर जो भी होगा, और इन दोनों इक्वेशंस में से जो कम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ दैट टेंशन मेंबर होगी, याद रखें, LRFD में, ठीक है। ASG में क्या करेंगे? ASG में भी हम सेम पैटर्न में हम वहां पे वेक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन के बाद हमारा जो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी 0.6 FY इनटू ग्रॉस एरिया, ओके। और फ्रैक्चर के लिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? फ्रैक्चर के लिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0.5 फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इनटू नेट इफेक्टिव एरिया, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रेस फॉर्मुलेशन है। अगर आपके पास लोड आपने कैलकुलेट नहीं करना, अगर आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, ये तो हम लोड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ लोड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आपने स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है। सो ये एक टेबल है, टेबल 2-3 मैं इसके ऊपर आता हूं। आपने डिफरेंट मटेरियल्स की जो आप मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं अपने टेंशन मेंबर के लिए, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलेगी? देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स। अब आप इस स्लाइड में अगर आप देखें कि आपके पास एक A992 मटेरियल है, ओके। ये A572 ग्रेड 50 है, A242 आपके पास स्टील है, ये भी एक मटेरियल जिसकी FY और FU आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें इन सारे मटेरियल्स की FY और FU मतलब यील्डिंग स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे मालूम चले? क्योंकि जब तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं होगी हम सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है, जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते, या डिजाइन स्ट्रेंथ है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसके लिए मैनुअल में एक टेबल गिवन है हमें, ओके। मैं भी स्क्रीन शेयरिंग जो है नाउ आई विल शेयर विथ यू द हमारी जो
Let me see. So this is I'm what stopping sharing. मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर जो कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट द स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल. ये स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये टेबल 2-3 है, यू कैन फाइंड आउट इट वेरी इजीली. ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे जो सेकंड हमारा जो पार्ट है टेबल का मैनुअल का, सॉरी, वो वहां पे आएंगे. दिस इज व्हाट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इट इज रिटन, एप्लीकेबल ASTM स्पेसिफिकेशंस फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल शेप्स. अगर आप यहाँ पे इसको देखें, अगर आप यहाँ पे इसको देखें कि ये जो हमारा टेबल है, अब फॉर एग्जांपल इसमें आप तीन जो है ना आप देख रहे हैं, आप इसमें कितनी आप ब्लॉक्स देख रहे हैं. एक ये हमारा शेडेड ब्लॉक है, एक हमारा ये ब्लैक है. ठीक है, एक हमारा शेडेड है, एक हमारा ब्लैक है. आप देखें यहाँ पर नीचे इसकी जब आप लीजेंड पढ़ेंगे तो ये जो ब्लैक है ये हमारा क्या है, प्रिफर्ड मटेरियल स्पेसिफिकेशन है. ठीक है, यानी ये जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर आप देखें क्या इससे मुराद है, ये A992 स्टील हमारा मटेरियल है. ठीक है, इट इज प्रिफर्ड फॉर विच शेप, W शेप के लिए इसको क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है. इट इज प्रिफर्ड. टेबल आपको ये बता रहा है कि ये जो है आपका मटेरियल A992 स्टील के लिए प्रिफर्ड है. A992 स्टील की FY कितनी है, ये देखें, यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, 50-65 KSI. एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, 65 KSI हमारी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है. ओके, A992 के लिए. अब इसमें आपका जो A36 स्टील है वो भी मौजूद है. ये A36 है. देखें A36 की जो हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है हमारी, 36 है. ओके, और हमारी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 58-80 KSI है. ठीक है, ये दो हमारे दो कॉमन हम मटेरियल यूज करते हैं. अब A572 जो मैंने आपको दिखाया, A572 ग्रेड 50, इसके लिए ग्रेड चाहिए आपको. ग्रेड 50 के लिए FY कितनी है आपके पास, 50 है, और FU कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, 65 KSI है. दीज आर इन KSI. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये KSI यूनिट है इनका. लेकिन कुछ इनमें जो हमारे जो मटेरियल्स हैं उनमें थोड़ी हमारी जो FY और FU की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये A242 एक स्टील मटीरियल है. ठीक है, A242 मटीरियल के लिए आपको जो कैलकुलेशन करनी है, आपको जो FY और FU कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट होंगी, ये तीन उसके जो है ना वो आप देखें, FY FU तीन आपके पास गिवन है. लेकिन आपको कैसे पता चले कि जब मुझे A242 मटेरियल गिवन है तो मुझे कौन सी यील्ड और ये वाली यूज करनी है, 42-63, 46-67 यूज करनी है, 50-70 यूज करनी है, क्या यूज करनी है. दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका जो मेथड है वो ये है कि आप जो सेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो शेप यूज कर रहे हैं, वो शेप क्या है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, J&K&L. JKL यहाँ पे आप पढ़े अगर आप, फॉर J क्या है, फॉर शेप्स विथ फ्लैंज थिकनेस ग्रेटर देन 2 इंच. जब आपकी शेप की फ्लैंज की थिकनेस 2 इंच से ज्यादा होगी तो आप 42 और 63 वाली ये जो वैल्यूज है यूज करेंगे. और फॉर शेप्स, ये जो के है इससे क्या मुराद है, फॉर शेप्स विद फ्लैंज थिकनेस ग्रेटर देन 1.5 इंच एंड लेस देन 2, मतलब 1.5 और 2 के दरमियान अगर आपकी फ्लैंज की थिकनेस है तो आप क्या करेंगे, 46 एंड 67 यूज करेंगे. लेकिन जो शेप आपकी फ्लैंज थिकनेस लेस देन और इक्वल टू 1.5 इंच है तो आप क्या यूज करेंगे, 1.5 से जब कम होगी आपकी फ्लैंज की थिकनेस तो 50 और 70 यूज करेंगे. ये बात याद रखिएगा कि 50 और 70 कब यूज करेंगे, जब आपकी 50 और 70 A242 के लिए कब यूज करेंगे, जब आपकी फ्लैंज थिकनेस जो है लेस और इक्वल टू 1.5 हो. ये बात याद रखिएगा. अभी हम एक सेक्शन पिक करते हैं, ओके, जो कि हमारा
ये एक सेक्शन है, ओके, व्हाट इज इट, जो कि हमारा ये देखें W33/221 हमारा एक सेक्शन है, ठीक है। तो उस सेक्शन की हमें, अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि W3/221 हमारा जो शेप है वो यूज हो रहा है, जिसमें मटेरियल जो है वो ASTM A242 स्टील है, ठीक है। अब आपको इसकी, इस मटेरियल की, इस शेप की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए FY और FU चाहिए। तो आप ASTM 242 जब टेबल में जाते हैं तो वो 3 कंडीशंस हैं। तो आप क्या करेंगे, मैनुअल में जाएंगे, ठीक है। मैनुअल में जाकर मैं अभी मैनुअल भी आपको यूज करना, इसी के साथ साथ मैं मैनुअल थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ये इस चीज को प्लीज एक दफा नोट कर लें, क्योंकि ये चीज जो है बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आपने करनी है। अल्दो जो हमारा जो मैनुअल है उसकी जो जहां पर प्रॉपर्टीज यूज की हम वो वहां से देख सकते हैं, मतलब आपके पास स्नैप्स मौजूद है लेक्चर्स में, लेकिन यू नीड टू लर्न इट। तो आप अगर देखें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मैनुअल का वो डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज का है। हम उस फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। हमारा जो सेक्शन है, याद रखिएगा, जो सेक्शन है जो शेप्स की ग्रेटर डेप्थ से शुरू हो रहा है, देखिए ये W44 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे W44 से यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारा जो मैनुअल है, W44 से यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। पहले इसमें दो पेजेस हैं। हमारा जो शेप है, फॉर एग्जांपल ये W1 शेप है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो वही शेप्स हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज कंटिन्यूड हैं, ठीक है। आप देखिए W44/335 है और W44/335 है। तो यहाँ पर भी 335 लिखा हुआ है, उसकी डेप्थ लिखी हुई है। बाकी जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है ये सारी की सारी यूज होंगी, ठीक है, वो यहाँ पर लिखी हुई है दूसरे पेज पे। अगेन अगर आप आगे जाएंगे तो जब एक पेज छोड़ के जब आप आगे जाएंगे तो फिर ये देखें W36 ये शेप शुरू हो गया। इसी तरीके से ये शेप्स की जो डेप्थ है वो रिड्यूस होती जाएगी। और हमारे जो डेप्थ शेप है, हमारा जो शेप है वो क्या है, W33 बाय हमारा जो शेप है, लेट मी सॉरी, हमारा जो शेप है वो W33 बाय कितना है हमारा शेप, W33/221 है, ओके। W33/231 है हमारा। तो W33/231 जो है, सॉरी, W33/221 है, ओके। तो इस शेप की हमें क्या चाहिए, फ्लैंज की थिकनेस चाहिए। क्या चाहिए हमें, फ्लैंज की थिकनेस चाहिए। इस शेप की हमें क्या चाहिए, फ्लैंज की थिकनेस। अगर आप देखें यहाँ पे, दिस इज वेब, दिस इज फ्लैंज, ये विड्थ है और ये थिकनेस है। दिस कॉलम, ये जो हमारा जो कॉलम है वो फ्लैंज थिकनेस का है। लेट मी W33/221 में अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, ठीक है, तो अगर अब आप देखें तो दिस कॉलम, ये जो हमारा जो कॉलम है वो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज का है। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी इसकी कितनी है, अगर आप यहाँ पे ये देखें तो 221 बाय, ये हमारी जो है वो 1/4 है। इट मींस के इट वुड बी 1.33 और समथिंग, 1/4 बल्कि 1.25 हो जाएगी, ये 1.25 है, ठीक है। तो 1.25 है हमारी। तो 1.25 यहां पर अगर आप देखें, सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर कि इसकी जो है मैनुअल में से हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी आई है, 1.28 इंचेस आई है। वो मैंने जो कैलकुलेट जो चीज, अगेन अगर आप इसकी स्लाइड में अगर आप जाएं तो वहां से मैंने स्नैप लेके रखा हुआ है। वो स्नैप क्या है आपका, यहाँ है, देखिए अगर आप देखें कि ये आपकी जो फ्लैंज की थिकनेस है वो कितनी आ रही है, 1.28 आ रही है यहाँ पे। ये तो 1/4 होल नंबर्स में इसने किया हुआ है। ये हमारी फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, 1.28। वो वही सेम पेज है, वहां से इसको स्नैप लेके यहाँ पे रखा गया है, ओके। तो इस तरीके से आपकी जब ये 1.28 आ गई तो आपको फुटनोट में देखा था आपने कि फुटनोट में क्या था कि जब हमारा
फुट नोट में आपकी लेस देन 1.2 1 पॉइंट जो है वो 5 से जब कम होगी तो आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो 50 एंड 70 वाली यूज होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, आप जो मटेरियल जो भी आपको गिवन हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल 2-3 से उसकी एफ वाई और एफ यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके बाद जो हमारी जो टेंशन मेंबर के लिए जो एरिया जो डिडक्ट होना है ओपनिंग्स के लिए, वो कैसे होना है? अगर हमारा जो ओपनिंग है वो स्लॉट है, तो ये स्लॉट, ग्रूव एंड होल, ये उनकी सारी जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिस तरह स्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसकी एजेस जो सर्कुलर होती है, लेकिन जो ग्रूव है वो रेक्टेंगुलर होती है लेकिन उसकी एज स्ट्रेट होती है। ये एजेस जो है इसकी, अगर आप देखें, अगर आप इसकी एजेस को देखें कि ये हमारी जो एजेस हैं इसकी, ये देखें ये सर्कुलर है, ये जो है वो रेक्टेंगुलर इसकी एजेस है, ठीक है। तो जो हमारा जो होल है इसमें तो फिर ये तो शेप एज अ सिंबॉलिक शेप है, तो हमारा जो ये जो होल है वो सर्कुलर इन नेचर है। तो जो हमारी ओपनिंग्स हैं उनकी जाहिर सी बात है आपने नेट एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने जब नेट एरिया को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जब भी कोई होल करते हैं, आपको पता है कि आपको जब होल करना अगर होता है तो जो आपका जो बोल्ट का जो डाया होता है, ठीक है, जो बोल्ट का डाया होता है उससे ग्रेटर होल करते हैं आप, ठीक है। वो आप क्या करते हैं कि आप रफनेस को भी कवर करते हैं और उसका जो डायमीटर का जो जो होता है फास्टनर जो या बोल्ट है या कोई भी फास्टनर है, उस फास्टनर से आप क्या करते हैं, होल को थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं उसके ग्रूव्स के लिए। चूड़ियां जो होती हैं अगर आप देखें बोल्ट में, उन चूड़ियों के लिए, और जो आपका मतलब अगर आपका बोल्ट का डाया जो है उस डाया से जो होल का डाया है वो बड़ा होगा। वो कितना बड़ा होगा ये बात याद रखिएगा, वो हमारा 1/8 इंच बड़ा होगा देन द फास्टनर डाया। फास्टनर में बोल्ट आ गया, बोल्ट के डाया से वो कितना होगा, 1/8 इंच बड़ा होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो स्लॉटेड में जो है वो कितना बड़ा रखा है, स्लॉट्स में कितना, ये तो होल के लिए है, सर्कुलर के लिए, स्लॉट के लिए 1/16 है, ठीक है। फर्दर जो ओपनिंग्स है उनकी डिटेल्स जो है वो हमारे चैप्टर जे डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शंस में, डिजाइन ऑफ कनेक्शंस में गिवन है, ओके। तो सो हेयर वी कम ऑन द प्रॉब्लम। देखिए ये एक हमारा न्यूमेरिकल है, आई विल ट्राई टू डिस्कस 3 और 4 न्यूमेरिकल्स इन डिटेल के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस एग्जांपल, व्हाट डज इट से? हाफ बाय 5 इंच प्लेट ऑफ A36 स्टील, याद रखें कि इसका जो स्टील है वो कौन सा है, A36 है, is used as tension member. It is connected to gusset plate with 4 5/8 इंच डायामीटर बोल्ट्स। ये जो 4 बोल्ट्स आप देख रहे हैं उनका जो डाया है वो कितना है, 5/8 इंच। अज्यूम दैट इफेक्टिव नेट एरिया, देखिए यहाँ पे हम इफेक्टिव नेट एरिया को फिलहाल हम डिस्कस हमने नहीं किया, तो हम क्या कहते हैं कि वो एक्चुअल नेट एरिया के इक्वल है, हालांकि होता नहीं है, ठीक है, वो हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो इफेक्टिव नेट एरिया है वो हमारा एक्चुअल नेट एरिया के इक्वल है। What is the design strength for LRFD and what is the allowable strength for AST? हमने इस सेक्शन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास इस सेक्शन का जो मटेरियल है वो A36 स्टील है, एंड वी नो कि इस मटेरियल की FY और FU कैसे मालूम करते हैं, और हम इस सेक्शन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सेक्शन का जो इस जो प्लेट का है, इसका प्लेट का एरिया तो बहुत आसान है, थिकनेस से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 इंच हमारी जो प्लेट 1/2 इंच है, तो 2.5 इंच उसका ग्रॉस एरिया हो गया, ओके। अगर आप देखें उसका 2.5 इंच उसका ग्रॉस एरिया हो गया, और A36 स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 36 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और 2.5 इंच उसका इंच स्क्वायर उसका ग्रॉस एरिया है, तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ फॉर यील्डिंग कितनी आ गई, 90 किप्स आ गई। फिर फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द नेट सेक्शन, यानी नेट सेक्शन का जो एरिया है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस में से एरिया ऑफ होल्स को डिडक्ट करेंगे। 1/2 इंच, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 1/2 इंच उसकी जो थिकनेस है हमारी होल की। 3/4 इंच क्या है हमारी, 3/4 इंच हमारे पास कैसे आई, 3/4 इंच हमारे पास इस तरह आई कि हमारा जो डाया है, हमारा जो डाया है होल का, मैं जरा पीछे जाता हूं, हमारा डाया होल का कितना है, 5/8 है, याद रखिएगा कितना है, 5/8,
हमने क्या कहा था कि बोल्ट के डाया से या फास्टनर के डाया में जब होल का डाया हम कैलकुलेट करेंगे, होल कितना होगा, तो उस होल को हम 1/8 इंच बड़ा करके बनाएंगे। इट मीन्स कि जो होल होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 6/8। तो जो होल हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 6/8 बनेगा। इन अदर वर्ड्स आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन गया, 3/4 बन गया। आप टेबल लगाएंगे जब 2 का, तो ये आपका कितना बन गया, 3/4 इंच का। इसकी ओपनिंग कितनी बन गई, 3/4 इंच की। ओके, गॉट इट। तो अगेन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, तो आपने क्या किया, जब आपके पास कैलकुलेशन करके, आप इन सारी कैलकुलेशंस को प्लीज रिवाइज कीजिएगा, कैलकुलेटर जरूर यूज कीजिएगा। आपके पास जो नेट एरिया आया वो 1.75 इंच स्क्वायर आया, और हमने अजम्पशन क्या की है कि नेट इफेक्टिव एरिया फिलहाल हमारे नेट एरिया के इक्वल है, क्योंकि देखें अल्टीमेट की इक्वेशन में हम नेट एरिया यूज नहीं कर रहे, हम इफेक्टिव एरिया यूज कर रहे हैं, नेट इफेक्टिव एरिया। लेकिन हमें अभी इसको डिस्कस करना है, तो हमने फिलहाल अज्यूम कर लिया कि हमारा जो नेट इफेक्टिव एरिया है वो एक्चुअल नेट एरिया के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, देन हमने क्या करना है, हमारी जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है फ्रैक्चर के लिए, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, वो जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है सेक्शन की, मटेरियल की, सॉरी मटेरियल की कितनी है, 58 है। वो वी ऑलरेडी नो, ये 36 स्टील की है, 58 है, और नेट इफेक्टिव एरिया कितना है, 1.75। तो ये हमारी नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई फ्रैक्चर के लिए 101.5। सेम अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई नॉमिनल स्ट्रेंथ, ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो गया, नॉमिनल स्ट्रेंथ का हो गया। ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेंथ का हो गया। हमें क्या चाहिए, डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए। मींस डिजाइन स्ट्रेंथ क्या चाहिए, हमें कोई डिजाइन फिलोसफी यूज करनी पड़नी है। हम एलआरएफडी जब यूज करेंगे, हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे यील्डिंग के लिए, और फ्रैक्चर के लिए हम क्या यूज करेंगे, 0.75 यूज करेंगे। जब हमने ये 0.75 यूज किया, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई किया, उससे 0.9 से यील्ड स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कितनी आ गई, 81 किप्स आ गई। डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर यील्डिंग और डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर जो है वो हमारी क्या आ गई, 76.1 किप्स। लेकिन देखें, वी आर इंजीनियर्स, वी ऑलवेज गो फॉर द वर्स्ट कंडीशन। हम जी कहते हैं कि नहीं, जो हमारी जो सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो 81 नहीं है, दैट इज 76.1 किप्स। ठीक है, वो हमारी क्या है, 76.1 किप्स है। दिस इज फॉर एलआरएफडी। एएसजी में भी सेम चीज है, आपके पास नॉमिनल स्ट्रेंथ मौजूद है, आप उस नॉमिनल स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 53.9 किप्स डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई, अलाउबल स्ट्रेंथ आ गई। और ये हमारी 50.8 किप्स जो है वो 2 से हमने इसको जब डिवाइड किया अल्टीमेट के लिए, फ्रैक्चर के लिए, तो हमारे पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 50.8 किप्स आ गई। ओके, इट मींस के जो हमारी अलाउबल सर्विस लोड है वो 50.8 किप्स से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है इस सेक्शन की वो 50.8 किप्स है, इससे ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर सकता इन केस ऑफ एएसजी डिजाइन फिलोसफी। ओके, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है उसके स्ट्रेस के लिए, वी डोंट नीड टू सॉल्व इट। अगर आप देखें इसमें भी सेम है, वो इक्वेशन आपके पास मौजूद है, उस इक्वेशन से आपने पहले स्ट्रेस निकाली, देन उस स्ट्रेस को आपने एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो सेम आंसर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगर आप, मैं आगे आता हूं, तो अच्छा ये एक चीज है इसकी थोड़ी, अगर आप देखें कि यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि जो हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन है भाई, वो तो स्ट्रेस की जो जो कंसंट्रेशन है या स्ट्रेस की सेंसिटिविटी है वो तो होल्स के पास होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने वो जो होल की जो सेंसिटिविटी है, जहाँ पे एरिया कम हो रहा है, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब यील्डिंग शुरू वाकई नेट एरिया पे होती है, यील्डिंग शुरू नेट एरिया पे होती है, जहाँ पे होल्स होते हैं वहां पे शुरू होती है। लेकिन स्टील की डक्टिलिटी की वजह से, स्टील की डक्टाइल नेचर की वजह से, हम उन जो लोकल, ये जो लोकलाइज स्ट्रेसेस है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम जो है ये स्टील की ही एक प्रॉपर्टी है ना, कि वो जब यील्ड होता है तो दैट गिव्स स्पेस के जो स्ट्रेसेस हैं यील्डिंग के बाद वो दूसरे सेक्शंस में ट्रांसफर होती रहे, तो मतलब दूसरे सेक्शन से बोला जो रिमेनिंग एरिया ऑफ द सेक्शन है वहां पे ट्रांसफर होती रहे। ठीक है, दूसरा सेक्शन, आई एम सॉरी, मतलब रिमेनिंग एरिया ऑफ द सेक्शन जो है, जो अदर देन नेट एरिया है, वहां पर शिफ्ट हो, ये उसकी वजह से तो स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। मतलब यील्डिंग हो गई तो उसके बाद स्टील ने स्ट्रेस को लेना बंद नहीं करना, वो क्या करेगा, लेगा, एंड देन इट विल ट्रांसफर
to the other parts which have not been yielded yet, ठीक है, या मतलब which can take the stress। अच्छा, लेकिन आप याद रखें स्टील भी डक्टाइल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टील तो सॉरी स्टील भी ब्रिटल हो सकता है। स्टील आप सोच रहे होंगे कि स्टील जो है वो तो डक्टाइल है, हाउ इट कैन बी ब्रिटल, वो ब्रिटल कैसे हो सकता है? दो कंडीशंस है, याद रखें। स्टील जो है वो ब्रिटल फेल्यूर हो सकता है या उसका बिहेवियर जो है ब्रिटल हो सकता है जब फटीग लोडिंग हो, मतलब रिपीटेड लोडिंग हो, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो। ये तो जो चीजें हैं कि स्टील जो है वो हमारा ब्रिटल हो जाता है, उसका जो नेचर है वो जो है ना वो डक्टिलिटी वो लूज कर देता है, और जो है ना ब्रिटल फ्रैक्चर में हो सकती है। वो सिचुएशंस कौन सी हैं हमारी? एक फटीग लोडिंग है एंड द सेकंड इज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस हैं, यू शुड एज अ डिजाइन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जहां पर ये कंडीशंस आ रही हैं देन यू नीड टू रिवाइज योर कैलकुलेशंस एंड रीडिजाइन द थिंग्स, एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप पे फिर एक्ट करना है कि जहां पर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है तो स्टील कैन गो ब्रिटल फेल्यूर। मतलब जो आपके हमारे जो बड़े बड़े जो नॉर्दर्न एरियाज है जहाँ पे ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, मतलब -32-40 तक टेम्परेचर जहाँ पे जाता है, तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द स्टील। स्टील वहां पे जो है वो आपका फेलियर जो उसका जो फिनोमिना है वो ब्रिटल हो सकता है, डक्टाइल नहीं होता। दिस इज अनदर एग्जांपल। हमारा एक जो इक्वल लेग एंगल है, उसके दोनों लेग्स इक्वल है, 3/2 3/2, वो कनेक्टेड है गसेट प्लेट से, जिसमें डाया जो है वो कितना है हमारा 7/8 इंच डाया है। A36 स्टील इज यूज्ड, अगेन सेम मटेरियल यूज हो रहा है। सर्विस लोड हमारे कितने 35 किप्स डेड लोड एंड 15 किप्स लाइव लोड। इस मेंबर को हमने इन्वेस्टिगेट करना है AISC स्पेसिफिकेशन के लिए कि वो मेंबर एडिक्वेट है या नहीं है, ये लोड रेजिस्ट कर पाएगा। डेड लोड 35 किप्स एंड लाइव लोड 15 किप्स। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी इफेक्टिव नेट एरिया हम इक्वल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 85% ऑफ द हमारा जो नेट एरिया है कंप्यूटेड नेट एरिया है, ठीक है। दोनों फिलोसफीज यूज करनी है, LRFD और ASD। यू रिमेंबर आपका जो कोर्स कंटेंट है दैट इज सॉल्विंग विद ASD ओनली, मतलब हम LRFD पहले मैं बता चुका हूं, हम कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ और क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो आप देखें कि इस एंगल का जो एरिया है, आप अगेन मैनुअल में जाएंगे, मैनुअल में जाकर आप एंगल के सेक्शन को देखेंगे, उसका ये स्नैप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो L 3/2 3/2 एंड 3/8, उसका एरिया कितना है 2.48। यहाँ पे ये देखिए 2 पॉइंट आपका कितना है वो एरिया 2.48 है, ये देखिए, ओके 2.48 उसका एरिया है। हमें वो फिलहाल हमें एरिया की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हमने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले ली। एंड देन हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर यील्ड आपको जब कैलकुलेट करनी है, नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर यील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप देखिए ये ग्रॉस एरिया आपको 2.48 मिल गया। FY ऑलरेडी आपको पता है A36 का 36 KSI है, तो यील्ड स्ट्रेंथ फॉर नॉमिनल यील्ड स्ट्रेंथ आपकी कितनी आई 89.29 किप्स, ये नॉमिनल है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेट सेक्शन की आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो ग्रॉस एरिया में से जो एरिया है आपका ओपनिंग का वो आप डिडक्ट करेंगे। तो 3/8 इंच क्या है उसकी थिकनेस है लेग की, अगर आप इक्वल एंगल की थिकनेस देखेंगे तो 3/8 है, और 7/8 इंच होल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये है बोल्ट का डाया। तो बोल्ट के डाया में जब आपको होल का जब आपको डाया चाहिए तो आप होल के डाया में 1/8 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी 1 इंच, तो आपका ये जो वैल्यू आएगी आपकी 2.105 इंच स्क्वायर आएगी। आपको पता है अपने एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इफेक्टिव एरिया इज 85% ऑफ नेट एरिया। तो नेट एरिया 2.105 है, तो आपने जब इसको 85% लिया तो 1.78 इंच स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए है जो कि हमने अज्यूम किया है, दिस नेवर हैपेंस इन रियल लाइफ, ये हमने असम्पशन की है फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो आपने जब उस इफेक्टिव एरिया को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया, A36 की अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी 58 है, तो आपके पास कितना आ गया, उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई फ्रैक्चर स्ट्रेंथ 103.8 किप्स। देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम, आपने 0.9 से मल्टीप्लाई किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यील्डिंग के लिए है, और आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.7 है फ्रैक्चर के लिए यूज किया। आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ 80.4 किप्स आ गई, डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ, और आपके पास जो आपकी डिजाइन अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई, वो आपकी 77.9 किप्स आ गई।
ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम द लीस्ट जो हमारी वैल्यू होगी दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ हमारी सेक्शन की है, दिस इज व्हाट 77.9 किप्स है। सेम थिंग विल हैपन विथ, अच्छा बल्कि ये स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास लोड गिवन है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास लोड गिवन है, तो लोड की वैल्यू हमारे पास जब गिवन है तो हम क्या करेंगे, लोड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जब डेड लोड और लाइव लोड यूज हो गए, याद रखिएगा सेकंड लोड कॉम्बिनेशन जो LRFD की है वो कंट्रोल करेगी। आपने यहाँ पे लोडिंग प्लेस कर दी तो ये आपके पास कितना आ गया, 66 किप्स आ गई, ठीक है। तो आपके पास अच्छा अगर कोई ऑनलाइन हो गया तो प्लीज म्यूट कर दें जो है ना अपने साउंड्स को, ठीक है। तो आपके पास ये जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसमें से 66 किप्स आ गया अल्टीमेट जो आपका लोड है। और आप अगर देखें तो 66 किप्स जो है दैट इज लेस देन 77.9 किप्स आपकी जो स्ट्रेंथ है वो जो आपने कैलकुलेट की है LRFD के लिए, तो वी आर सेफ विद दिस सेक्शन, द मेंबर इज सेटिस्फैक्टरी। अगेन ASD के लिए क्या होगा, आपने थ्योरेटिकल जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 से, दैट इज 53.5 किप्स। और आपकी ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है फॉर नेट एरिया, नेट सेक्शन के लिए अलाउबल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 103.8 है, उसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ हमने हमारे पास आई वो 51.9 किप्स है, ओके। और आपने डेड प्लस लाइव लोड, आपको पता है कि ASG में सर्विस जो हमारी लोड कॉम्बिनेशन है, सॉरी लोड कॉम्बिनेशन है वो डेड प्लस लाइव को जस्ट हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ये 50 किप्स आ गया। हमारी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, सॉरी अलाउबल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 51.9 किप्स, और हमारे पास जो लोड है वो कितना है, 50 किप्स है। तो वी आर सेफ, हमारे सेक्शन के ऊपर जो लोड लग रहा है वो 50 किप्स है एज पर ASG, और हमारी स्ट्रेंथ 51.9 किप्स है, सो वी आर सेफ, ओके। अगेन एक और प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज, इस प्रॉब्लम में क्या स्पेशलिटी है, इस प्रॉब्लम में ये है, कोई स्पेशलिटी खैर इसमें नहीं है, दिस इज सेम लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम, प्लेट वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें इफेक्टिव एरिया नेट एरिया की इक्वल है, इसमें जो डाया है हमारा बोल्ट्स का वो 1 इंच है, ठीक है। सेम कैलकुलेशन विल बी देयर। आपने क्या किया, ग्रॉस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए 7 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये 3/8/7 प्लेट है, तो आपके पास ग्रॉस एरिया आ गया। थ्योरेटिकल जो हमारी स्ट्रेंथ है फॉर यील्डिंग वो 94.5 किप्स आ गई। इफेक्टिव एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स नेट एरिया इफेक्टिव एरिया के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव एरिया लिखा हुआ है, एक्चुअली ये नेट एरिया है। तो 3/8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका ग्रॉस एरिया बन जाएगा, और फिर 3/8 को अगेन 1 इंच डाया हमारा बोल्ट का है, और होल का डाया निकालने के लिए 1/8 ऐड करेंगे, भी जो इसको कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो 2.203 इंच स्क्वायर है। नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर हमारी कितनी आ गई, 127.8 किप्स। डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, LRFD से 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे यील्ड स्ट्रेंथ को, एंड 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर को, आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई। और स्मॉलर वैल्यू हमारी जो है वो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 85.1 किप्स है। अगेन सेम थिंग विल हैपन विद अलाउबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड, उसमें अलाउबल स्ट्रेंथ हमारी जो है वो फॉर यील्ड 56.59 आ गई, क्योंकि ये नॉमिनल स्ट्रेंथ हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। और देन नॉमिनल स्ट्रेंथ को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो नॉमिनल अलाउबल स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर हमारी 63.9 किप्स आ गई। अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मौजूद है, स्ट्रेस के फॉर्मुलेशन है, सेम थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एक और एग्जांपल है, अगर आप इसमें देखें यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जहां पर वेल्डेड कनेक्शन आ गया वहां पर आपका नेट एरिया नहीं होगा, क्योंकि वो रिडक्शन नहीं हो रही है ना, रिडक्शन नहीं हो रही है एरिया की, तो वहां पर ग्रॉस एरिया और इफेक्टिव एरिया दो होंगे। लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि हमारा जो ग्रॉस एरिया है वो इफेक्टिव एरिया के इक्वल है, ओके। और इसमें हमें यील्ड स्ट्रेस भी दी हुई है और अल्टीमेट दी हुई है, मटेरियल नहीं दिया हुआ, तो वी आर वेरी ओके विद दैट। ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया आपने, एंड देन आपने, ये भी प्लेट ही है तो आपने 6/3 का 6 × 3/8 कर दिया। स्ट्रेंथ फॉर आपकी जो नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर ग्रॉस एरिया फॉर यील्डिंग है वो कितनी है, 112.5 किप्स आ गई। फॉर फ्रैक्चर जो है वो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई, 146.3 किप्स आ गई। डिजाइन स्ट्रेंथ जो बेस्ड ऑन यील्डिंग है हमारी, LRFD हम यूज करेंगे 0.9 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर फ्रैक्चर 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दो इनमें से कम वैल्यू होगी वो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, दैट इज व्हाट 101 किप्स है, ओके। आप देखें कि आपकी यहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेंथ कम है और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ आपकी
ज्यादा है। ये केस अगर आप देखें पिछलों में आपकी यील्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही थी और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम आ रही थी, तो हम उसको डिजाइन स्ट्रेंथ मान रहे थे। ये यहाँ पे क्यों हुआ है कि आपको पता है कि आपका जो वेल्डेड कनेक्शन है वो आपका जो उसकी जो कनेक्टिविटी है, बहरहाल इस पे हम जब हम कनेक्शंस पे आएंगे तो आई विल रिपीट दिस प्रॉब्लम एंड आई विल डिस्कस विथ यू। ठीक है, अगेन इसमें आपने क्या किया, एएसजी पे किया, नॉमिनल स्ट्रेंथ को 1.67 से किया एंड अलाउबल स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर को आपने जो मतलब नॉमिनल स्ट्रेंथ को आपने फॉर फ्रैक्चर को 2 से डिवाइड किया एंड देन आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो 67.4 किप्स है। ओके, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अगर आप देखें एक्चुअली आई एम व्हाट व्हाई आई हैव पुट दिस थिंग्स, लेकिन में थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस है। यहाँ पे देखें A572 ग्रेड 50 स्टील यूज किया गया है, चैनल है, चैनल सेक्शन है C8/11.5। ओके, मेंबर जो है वो डेड लोड और लाइव लोड में सब्जेक्टेड है, लेकिन इसमें इसने हमें डेड लोड लाइव लोड दिया नहीं है। ये क्या कहता है कि लाइव लोड टू डेड लोड, लाइव लोड टू डेड लोड जो रेशियो है वो कितना है, 3 है। इट अदर वर्ड्स लाइव लोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेड लोड। ओके, हम लोड कॉम्बिनेशन में इसको बाद में पुटअप करेंगे, ये चीज अब हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो इफेक्टिव एरिया है दैट इज 85% और 0.85 ऑफ नेट एरिया है। ठीक है, तो इस चैनल के लिए आप क्या करेंगे, आप मैनुअल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मैनुअल का टेबल यहाँ पे रखा हुआ है C8/115, इसका एरिया यहाँ पर कितना है, 3.37 है। ओके, तो 3.37 एरिया है। FY जो है ग्रेड 50 स्टील का जो FY है वो आप टेबल से अगर जाकर देखेंगे तो 3.37 है। ओके, सो सॉरी 50 है, 50 टू 3.37 हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 168.5 किप्स आ गई। अब आपने नेट एरिया कैलकुलेट करना है, तो नेट एरिया में ग्रॉस एरिया 3.37 में से आपने क्या डिडक्ट करना है, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि होल डायमीटर सॉरी डायमीटर बोल्ट का कितना है, 7/8 इंच है। तो 7/8 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 1/8 ऐड करेंगे तो इट विल बी 1 इंच। ठीक है, तो 1 इंच मतलब यहाँ पे देखिए 7/8 इंटू 7/8 और प्लस 1/8। अच्छा, हमारा जो ये जो चैनल है, चैनल की जो थिकनेस है वो यहाँ पर कितनी है, सॉरी चैनल, हाँ सॉरी चैनल की जो थिकनेस है वो हमारी कितनी है, थिकनेस जो है वो हमारी 0.22 है। 0.22 ये देखिए ये वेब से कनेक्टेड है, तो वेब की थिकनेस यहाँ पर कितनी है, 0.22 है। ओके, तो हमारे पास सॉरी हमारे पास जो नेट एरिया आया और 2 होल्स हैं हमारे पास, उस वर्टिकल हमारा जो सेक्शन है 2.93 इंच स्क्वायर है। तो जो इफेक्टिव एरिया है दैट विल बी 0.85, वो हमारे पास मौजूद है, 85% ऑफ नेट एरिया, तो दिस इज 2.491 इंच स्क्वायर। और हमारा जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है फॉर फ्रैक्चर वो FU इंटू AE है, तो 65 है FU इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, एंड वी विल मल्टीप्लाई विद इफेक्टिव एरिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 161.9 किप्स। डिजाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग क्या है हमारी, LRFD यूज करेंगे तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर यील्डिंग फॉर फ्रैक्चर 0.7 से मल्टीप्लाई 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई। डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है, 121.4 किप्स। अब आपके पास लोड कॉम्बिनेशन आपको पता है, जब डेड और लाइव लोड यूज हो होंगे तो हमारी ये लोड कॉम्बिनेशन LRFD हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 1.2 D प्लस 1.63 D इज इक्वल टू 121.4। तो सॉल्यूशन हमारे पास डेड लोड कितना आ गया, यहाँ से डेड लोड हमारे पास 20.23 आ गया। जब हमारे पास डेड लोड 20.23 आ गया तो हमने क्या किया कि 20.23 को प्लस करके हमने जो हमारा जो 3 टाइम्स है, वो ये वाली इक्वेशन है, 3 टाइम्स ऑफ डेड लोड लाइव लोड है, तो 3 टाइम्स ऑफ डेड लोड, तो हमारे पास 80.9 किप्स हमारे पास क्या आ गया, लोड आ गया। दिस इज फॉर LRFD। अगर हम सेम चीज को देखेंगे ASG में, तो हमारे पास ये फ्रैक्चर ये यील्ड स्ट्रेंथ है, सेम नॉमिनल स्ट्रेंथ को 1.67 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, 80.95 या 81.81 है। यहाँ पर आपके पास जो लोड कॉम्बिनेशन है, जो लोड कॉम्बिनेशन है अगर आप देखें कि आपके पास जो डेड लोड और लाइव लोड है वो क्या है आपका, इसमें तो सिंपल है, डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका जो है वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है। वो जो कैलकुलेशन है उसमें हमारा जो लोड की वैल्यू है
वो कितनी है हमारे पास, वो वैल्यू हमारी जो है वो है लोड की 80.9 किप्स। तो 80.9 किप्स के अगेंस्ट जो है वो आप यू आर सेफ, यहाँ पे हम जो है वो सेफ है, लेकिन ये रिकैलकुलेट होगा द सेम मैनर जो आपने वहाँ पे LRFD के लिए कैलकुलेशन की है। तो दिस इज नॉट द बिग थिंग, ठीक है। हमारे पास ये जो द लास्ट प्रॉब्लम है, आई वुड से डोंट वरी, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। इसमें जी ये टू इक्वल एल लेग, आर टू टू मेरे बच्चे एक दफा लेक्चर कंप्लीट कर लूं, देन आई विल गिव यू द टाइम। टू हमारे जो इक्वल लेग एंगल शेप्स हैं यहाँ पे, टू इक्वल लेग एंगल शेप्स हैं, तो वो हमारे 3/2/1/2 ये हमारे जो शेप है, दो बैक टू बैक एंगल कनेक्टेड है अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका जो सेक्शन है, ये इसमें जो हमारा लाइव लोड है और डेड लोड है वो 12 किप्स एंड 36 किप्स है। लाइव लोड 36 किप्स है, डेड लोड 12 किप्स है। ये हमारा गसेट प्लेट से कनेक्टेड है 3/4 इंच डायमीटर बोल्ट से थ्रू द लॉन्ग एजेस। ये जो मेंबर है ये क्या इनफ स्ट्रेंथ रखता है इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए? लेट्स सी। असम्पशन क्या है? इफेक्टिव एरिया अगेन 85% ऑफ या 0.85 ऑफ नेट एरिया है। ओके, लेट मी क्लियर दीज ड्राइंग्स। तो हमारे पास ये जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है फॉर एंगल, हमारे पास डबल एंगल है, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसको डबल कर लेंगे। तो हमारे पास इस एंगल का जो एरिया है वो यहाँ पे मौजूद है, L/3/2/3/1/4 जो है, L/3/2/1/4 उसकी जो एरिया है वो कितना 1.19 है। ग्रॉस एरिया इसका 1.19 हो गया। यील्डिंग स्ट्रेंथ इसकी कितनी आ गई, 42.84 आ गई। दो एंगल्स के लिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया डबल हो जाएगा, तो 85.68 हो गया। नेट सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इसी ग्रॉस एरिया में से आप उसको डिडक्ट करेंगे 1/4, ये आपका क्या है, थिकनेस है उसकी। और आपका जो डाया है, डाया का जो है वो बोल्ट का जो है वो 3/4 है। बोल्ट डाया में से अगर हम होल डाया निकालेंगे बोल्ट का, तो होल में हमें 1/8 इंच हमें ऐड करना होगा। दिस इज द नेट एरिया। 85% ऑफ नेट एरिया इज इफेक्टिव एरिया, वो 0.85 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज द नेट एरिया फॉर द सेक्शन। इसमें हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेंथ जो है Fu हमारे पास 58 है। मटेरियल हमने कौन सा यूज किया, A36 यूज किया है, तो उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है वो 58 है। दैट कम्स आउट टू बी 47.88 किप्स। दो एंगल्स के लिए आप उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए, यील्डिंग के लिए LRFD जब आप यूज करेंगे तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप ASG यूज करेंगे तो LRFD फॉर फ्रैक्चर अगर आप देखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसका 0.75 है। तो आपके पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई वो कितनी आई, इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 71.8 है। आप लोड कॉम्बिनेशन जो है LRFD की जब यूज करेंगे तो 1.2 प्लस 1.6 ऑफ लाइव लोड, 1.2 ऑफ डेड लोड, तो आपके पास ये लोड कितना आया, 72 किप्स है। और 72 किप्स इज ग्रेटर देन 71.8, सेक्शन इज अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। सेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, 71.8, लेकिन हमारे पास जो सर्विस लोड से जो हमारी जो लोडिंग कॉम्बिनेशन के बाद जो हम स्ट्रेंथ चेक करें, दैट इज 72 किप्स। दिस इज विद LRFD। ASD के साथ क्या है कि सेम आपने नॉमिनल स्ट्रेंथ को डिवाइड किया 1.67 से, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेंथ कितनी आई इसकी, 51.3 किप्स आ गई। और आपने इसी नॉमिनल स्ट्रेंथ को जब डिवाइड किया 2 से तो 47.9 किप्स आ गई। तो आपके पास जो डेड प्लस लाइव लोड की जो कॉम्बिनेशन है वो डेड प्लस सिंपल सर्विस लोड को ऐड करते हैं हम, 12 प्लस 36 हमारी जो है वो लोड कॉम्बिनेशन से 48 किप्स है, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी लीस्ट ऑफ दीज टू, मतलब 51.3 और 47.9, तो हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास 47.9 किप्स। दिस इज नॉट अलाउबल इन नेग्लिजिबल, हमारी जो है ना वो सेक्शन जो है वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आप देखें कि दोनों अप्रोचेस में क्या फर्क है, आप कोई भी फर्क नहीं है। सिंपली आपका जो LRFD और ASD में जो है, LRFD में आप लोड कॉम्बिनेशन में फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, और ASD में हम लोड को सिंपली ऐड कर लेते हैं। बाकी स्टेप्स सारे सेम है। पहले आप नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फॉर फ्रैक्चर एंड यील्डिंग। देन आप डिजाइन फिलोसफी यूज करके उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे LRFD में, ASD में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। देन आप लोड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और चेक करेंगे कि सेक्शन की स्ट्रेंथ एडिक्वेट है एज कंपेयर टू लोडिंग और नॉट। So this is the end of today's lecture. So I will inshallah taala I will invite the questions inshallah. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो you can ask me. Okay, so let me stop the